हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग को चौहान वंश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने गुर्जर परिहार वंश आपको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये राजपूत वंश चल रहा है। ठीक है, राजपूत वंश या उत्तर भारत के जो राजवंश है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। इसके पहले मैंने गुर्जर परिहार वंश खत्म किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके आगे चौहान वंश पढ़ेंगे। जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है सिसोदिया वंश, ये थोड़ा सा पढ़ना है। फिर से गहड़वाल वंश जो है वो पढ़ना है बस। ये फिर इसके बाद ये टॉपिक यहीं पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उनके पास भी जाए। ठीक, थोड़ा सा एक चीज़ है कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को क्वालिटी नहीं चाहिए, उनको बस समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज़ों को हम कैसे पढ़ें ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं इस सारी चीज़ों को आपको एकदम आसान तरीके से पढ़ाएं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो समझाते हैं, जिनके पास डिजिटल बोर्ड वगैरह है ऐसा, तो उनके पास भाई पैसा बहुत है, अपने लोग के पास पैसा उतना नहीं है, इसलिए हम आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब पैसा आ जाएगा तो हम भी डिजिटल बोर्ड कर देंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमको चौहान वंश पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो चौहान वंश का जो संस्थापक थे वो वासुदेव चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं मारेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं मारेंगे। हमेशा याद रखना, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश का क्या किया था, स्थापना किया था, यानी चौहान वंश की नींव रखी थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे, इनके अग्निकुंड से ये जो है चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है। ऐसा पहले के लोग मानते थे कि इस अग्निकुंड से ये हुआ है। ठीक है, ये गंगा की पुत्री हैं, गंगा के मतलब गंगा में से आई हैं, तो ऐसा पहले माना जाता था। ठीक है, तो वैसे ही माना जाता है ऐसा कि जो चौहान वंश है वो ऋषि जो वशिष्ठ जी थे उनके अग्निकुंड से इस वंशज की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। ये ब्राह्मण वंश के लोग हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये ब्राह्मण वंशीय हैं। ठीक है, ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते हैं। इनकी राजधानी जो है वो अहिजपुर थी। ठीक है, जो फिलहाल में अभी नागौर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जब वासुदेव जी चले गए, उनका देहांत हो गया, तो उनका उत्तराधिकारी जो बना गुवक फर्स्ट बना। याद रखना, गुवक फर्स्ट। इसने क्या किया, इसने हर्षनाथ मंदिर जो है सीकर राजस्थान में जो है, जो भगवान शिव के लिए समर्पित है, भगवान शिव की मूर्तियां वहाँ पे विराजमान है, उसको क्या किया था, बनवाया था। कौन? गुवक फर्स्ट। कौन सा मंदिर? हर्षनाथ मंदिर, जिसको श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये सीकर राजस्थान में है। ठीक, इसके बाद ये जाति के लोग को आर्य जाति के वंशज भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आर्य लोग थे, यानी आर्य लोग के वंश के ही ये चौहान वंश आया है। ठीक, बस इसके नाम में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। फिर इसके बाद इसका बेटा आया अजय राज। ठीक है, जो जिसने क्या किया, अजमेर नगर की क्या किया, स्थापना की। कब की? 1113 ईस्वी में, यानी 1113 ईस्वी में। ठीक, जो गुवक फर्स्ट था उसका बेटा अजय राज आता है, इसने अजमेर नगर की स्थापना इसने ही की। ठीक है, फिर आते हैं, इसका उत्तराधिकारी बनते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। याद रख लेना, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट सेकंड नहीं, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, या तो इनको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान तीसरा सेम है, एक ही नाम है। ठीक है, ये क्या किए, अजमेर से अपनी जो एक तरह से राज्य था, अपने राज्य को अजमेर से कहाँ पहुँचा दिए, दिल्ली तक। क्योंकि ये लोग राजस्थान में ही क्या किए थे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग का जो पावर था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका राज्य था, किंगडम था, वो राजस्थान ही था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ऐसे बंदे थे, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और पृथ्वीराज दोनों सेम है। ये अजमेर से कहाँ लेकर के पहुँच गए, दिल्ली तक अपना क्या किए, शासन किए, राज किए। ठीक है, याद रख लेना, इनके पिता का नाम रामेश्वर था। ठीक, और माता का नाम कर्पूर देवी था। ठीक,
पिता का नाम रामेश्वर, माता का नाम कर्पूर देवी। इनके पास इनकी जो पत्नियां थी, ऐसा बोला जाता है कि इनकी 12 पत्नियां थी, यानी इन्होंने 12 औरतों से शादी किए थे। ठीक है। इनकी एक पत्नी का नाम था संयोगिता, जो जयचंद की पुत्री थी। याद रख लेना, जयचंद की पुत्री थी, जो गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जो गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था, उसकी बेटी से क्या किए थे, शादी किए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। 12 पत्नियां थी, उनमें संयोगिता भी एक पत्नी थी, जो जयचंद की क्या थी, बेटी थी, जो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी और क्या कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, यमुना नदी के तट के किनारे उनको मार देता है। ठीक है, चंदावर के युद्ध में इनकी कहानी खत्म हो जाती है। इनकी बेटी से ही क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की शादी होती है। तराई का पहला युद्ध याद रख लेना है, 1191 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान तीसरा और मोहम्मद गोरी के बीच में। और मोहम्मद गोरी बुरी तरह से क्या हो जाता है, हार जाता है। यानी तराई का पहला युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और क्या पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और गोरी हार जाता है। तराई का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फिर लड़ा गया, जिसमें इस बार मोहम्मद गोरी क्या कर जाता है, जीत जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उसी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है, मार देता है। कौन? मोहम्मद गोरी। यानी इनकी मौत वहीं पे क्या हो जाती है, हो जाती है। फिर चंदावर का युद्ध होता है कब? 1194 में, जो लास्ट में यहाँ पर भी है। जो गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था क्या, जयचंद। इसी की बेटी से शादी किए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसलिए इसका रिश्ता इससे है। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या करता है, जयचंद को भी मार देता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के पास एक उसका गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो खुद में एक क्या था, बहुत शक्तिशाली, एक तरह से बहुत शक्तिशाली राजा था। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब आता है हाँ, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, अब गोरी कैसे मरा उसके बारे में देखते हैं। झेलम नदी के किनारे खोखर नामक जाट कबीले ने, ठीक है, 1205 में उनके साथ मोहम्मद गोरी क्या किया, बहुत अत्याचार किया था। ठीक है, उसका बदला लेने के लिए 1206 में मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार देते हैं। कौन? याद रख लेना, खोखर नामक जाट कबीले ने 1206 में उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। वो भी कहाँ? झेलम नदी के किनारे। और झेलम नदी आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब आगे फिर अगला शासक जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ठीक है, वो राज करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक खुद का अपना एक डायनेस्टी चलाता है, वंश चलाता है, जिसका नाम है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश, उसका नाम ही है गुलाम वंश, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आगे भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इसके बारे में, बट यहीं पे समझ लो। फिर आ जाता है सिसोदिया वंश। ठीक है, जो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे ये लोग पूरा का पूरा इनका जो एक तरह से राज्य था वो मेवाड़, यानी सब राजस्थान में ही है। तो सारा राजस्थान के ही ये लोग क्या थे, उसी में थे, मतलब राजस्थान राज्य में ही अपना राज करते थे। ठीक है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सिसोदिया वंश को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब गहड़वाल वंश आता है। ठीक है, गहड़वाल वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे। याद रख लेना, ये कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से स्टार्ट होकर के कन्नौज तक जाते हैं। ठीक है, आगे ये काशी पे भी अपना अधिकार किए, कौशल, इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली तक भी क्या किए हैं ये लोग, राज किए। कौन? गहड़वाल वंश। उत्तराधिकारी इसके बाद, चंद्रदेव के मरने के बाद इसका बेटा जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसका नाम था मदन पाल। ठीक, मदन पाल के बाद इसका पुत्र आता है जो गोविंद चंद्र, ये सबसे शक्तिशाली यही राजा था। ठीक है, याद रख लेना, कौन? गोविंद चंद। पत्नी का नाम, गोविंद चंद की पत्नी का नाम था कुमार देवी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और सारनाथ में जो जैन धर्म चक्र परिवर्तन जिनको आप बोलते हैं, उसका निर्माण यही करवाई थी। कौन? कुमार देवी। याद रख लेना, कुमार देवी किसकी वाइफ थी? मदन पाल की वाइफ थी। ठीक, और ये क्या करती हैं, सारनाथ का जो धर्म चक्र परिवर्तन जिसको बोलते हैं, जीन विहार जिनको बोलते हैं,
उसका निर्माण इन्हीं ने कराया था। ठीक है, फिर इसका बेटा आता है विजयचंद्र, ठीक, जो लक्ष्मण सेन, यानी ये सेन वंश का बहुत प्रतापी राजा था लक्ष्मण सेन, उसको हरा देता है। ठीक है, यानी युद्ध में उसको क्या करता है, पराजित करता है। फिर इसके बाद आते हैं जयचंद, मैंने आपको बताया था जयचंद मिलेंगे आपको। फिर जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। ये क्या करता है 1194 ईस्वी में, ठीक है, यमुना नदी के तट के पास चंदावर जगह पे चंदावर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में, जयचंद, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी एक साइड रहते हैं और जयचंद क्या रहते हैं, अलग से रहते हैं, सेपरेट, मतलब उनके अगेंस्ट में रहते हैं। ये दोनों मिल करके क्या कर देते हैं, जयचंद को मौत के घाट उतार करके गढ़वाल वंश की जो वंश चलते आ रहा था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको मार दिया। कितने में, 1194 में। याद रखना ये सब कहानियाँ आगे पीछे घूमती रहती हैं। ये जो इतिहास है मैं एक लाइन से कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, कुछ कुछ उसके में जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये चंदावर का युद्ध यानी 1194 की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1205 में ये मारा गया, तो 1194 1205 में, मतलब इसका अभी ये लोग कभी इनके पे चढ़ाई करते थे तो कभी इस पे चढ़ाई करते थे, कब कब किए हैं वो सारा, इसलिए थोड़ा सा डेटा क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। कि जैसे यार यहाँ 1191 की बात हो रही है, यहाँ पे 1194 में गढ़वाल की बात हो रही है, तो लड़ाइयाँ तो एक राजा कई किंगडम को जीतने के लिए कर सकता है, ठीक है, कि ये राजा इस पे लड़े, ये इस पे लड़े, और ये सब जो है गुलाम वंश वाले, ये सब जो है, ये सब बहुत मतलब एक तरह से अपने आप को ये सोचते थे कि नहीं हम किसी पे भी लड़ाई लड़के क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, तो ये लोग भी अपना दिमाग लगाते थे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो ईस्वी वाली बात होती है वो थोड़ा ऊपर नीचे करती है, इसलिए पूरा साफ होकर के दिमाग एकदम अलग करके एक बार में तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये इतिहास एक बार में आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। आपको अगर अच्छे से समझना है पूरी चीज़ें, और एक बार दिमाग में घुस गई तो फिर नहीं निकलेगी। बार बार स्टडी करो, बार बार समझो उसको, तब जाकर के आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। 3-4 बार में पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर निकलने वाला नहीं है, तब तुमको सारी डेटा जो है सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम नया चैप्टर अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है, इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपको हमेशा रोज़ ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे। पहले इतिहास ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिर आपको हम पढ़ाएंगे रीजनिंग, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको, अगर बच गया टाइम तो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है रेलवे का वो लगभग 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में आया। चलिए तो आज के लिए इतना है, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।